हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 16 अगस्त। हमारी जो क्लास है स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की गई है और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्लास को देखकर अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं इन एनी एग्जामिनेशन, चाहे प्री हो या मेंस। चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपसे कल कुछ सवाल पूछे गए थे। एक सवाल उसमें था सेंट मार्टिन आइलैंड। कौन सा आइलैंड? सेंट मार्टिन। आपसे पूछा गया था कि ये इसकी लोकेशन क्या है, राइट? सेंट मार्टिन आइलैंड। देखिए इसकी लोकेशन इसलिए न्यूज में आई है बिकॉज आप सभी जानते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। उसके बाद से वहां की पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, उनके द्वारा स्टेटमेंट आया था कि यूएस की डिमांड थी, यानी यूएसए ने डिमांड किया था कि बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन आइलैंड अगर यूएसए को लीज पर दे दिया जाए तो वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा एलिगेशन था किनका? शेख हसीना जी का। तो हमारे लिए एलिगेशन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भारत है, राइट? ये भारत है, ये श्रीलंका है, और इसके पास हम देखते हैं रीजन पूरा, तो ये बे ऑफ बंगाल है। क्या है? बे ऑफ बंगाल। यहीं पर बंगाली खाड़ी के उत्तर पूर्व में, जहां बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा लगती है, यहाँ पर स्थित है सेंट मार्टिन द्वीप। क्या है? सेंट मार्टिन द्वीप की लोकेशन है बंगाली खाड़ी के पूर्व, उत्तर पूर्व के अंदर यह सेंट मार्टिन आइलैंड लोकेटेड है। और खास बात क्या है, देखिए ये बांग्लादेश का कोक्स बाजार है। बांग्लादेश का कोक्स बाजार है, वहां से कितनी दूरी है इसकी? लगभग 9 किलोमीटर। कोक्स बाजार से की दूरी है 9 किलोमीटर। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक प्लेस है फॉर बांग्लादेश सिक्योरिटी, राइट? और ये न्यूज में क्यों रहा है, देखिए लगभग 5,000 वर्ष पूर्व, 5,000 वर्ष पूर्व क्या है, टेकनाफ पेनिनसुला का हिस्सा था ये। 5,000 वर्ष पूर्व, और कहीं ना कहीं समुद्र के जल स्तर बढ़ने से ये डूब चुका था। और लगभग 450 वर्ष पूर्व, यानी 450 वर्ष पूर्व जो है, ये फिर से सतह पर आया है। और तब से ही जो है न्यूज में रहा है, क्योंकि लगभग 18वीं शताब्दी के अंदर, कब होता है? 18th सेंचुरी के अंदर, 18th सेंचुरी के अंदर अरब ट्रेडर से, यानी अरब व्यापारी थे, वो यहाँ आकर बसने लगते हैं। अरब जो मर्चेंट्स हैं वो यहाँ आकर सेटल डाउन होते हैं, और उन्होंने इसे नाम दिया था, इसका नाम था जजीरा। क्या नाम दिया है? जजीरा, जजीरा आइलैंड। लेकिन धीरे धीरे इसका नाम बदल के क्या पहुंच गया? नारिकेल जिंजीरा, ये इसका नाम होता है। तो लेटर ऑन इसका नाम, इसका इसका नारिकेल जंजीरा का नाम मतलब होता है कोकोनट आइलैंड। क्या कहते हैं? या कोकोनट, कोकोनट द्वीप, इसका नाम हो जाता है। तो आपके लिए ध्यान रखिए, कोकोनट आइलैंड हो या सेंट मार्टिन आइलैंड, किसी भी नाम से अगर पूछा जाए तो आपको बताना है बंगाली खाड़ी के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों की सीमाओं से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। ये लगभग 7 किलोमीटर लंबा आइलैंड है। कितना? 7 किलोमीटर लंबा है। और समुद्र से मात्र 3 मीटर की हाइट पर, छह लगभग 3 मीटर की हाइट पर स्थित है। कितनी मीटर? 3.6 मीटर अबव दी सी लेवल। तो देखा जाए तो कहीं भविष्य में भी इसके सबमर्ज होने की संभावना रहती है, राइट? इसके बारे में यही सारी खास बात है। और यूएसए ने डिमांड क्यों की है? ऐसा शेख हसीना का कहना है कि ये यूएस चाहता था कि ये लीज पर मिल जाए ताकि अपना मिलिट्री बेस यहाँ पर स्टेब्लिश कर सके। कौन? यूएस। अच्छा, आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है भारत के? कैबिनेट सेक्रेटरी, देखिएगा जो कैबिनेट सचिव हैं, आप सभी जानते हैं पहले राजीव गौबा जी थे, उनको उनको 22 तारीख के बाद जो है वो रिटायर होने वाले हैं। और उस दिन कौन लेंगे शपथ, कौन इस पद को ग्रहण करेंगे? टीवी सोमनाथन जी। टीवी सोमनाथन जी भारत के नए कैबिनेट सचिव होने वाले हैं, राइट? एक आपसे पूछा गया था यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन वर्तमान में जो है वो चेयरपर्सन है प्रीति सूदन। हमने कल इस बारे में पढ़ा है। प्रीति सूदन जो है यूपीएससी की वर्तमान में चेयरमैन है। और इनसे पहले कौन थे? मिस्टर मनोज जोशी जी थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही रिटायरमेंट, इससे रिटायरमेंट नहीं कह सकते, रिजाइन किया था, अपने पद से इस्तीफा दिया था। क्लियर? ये कुछ सवाल थे जो आपसे पूछे गए थे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में।
अच्छी चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक स्पीसीज है जिसका नाम है साइरेटोबेगस सेल्विनिया। साइरेटोबेगस साइरेटोबेगस साल्विनिया। ये हाल ही में खबरों में था और आपको बताना है ये क्या है। आपके सामने चार विकल्प हैं। पहला ऑप्शन है एक खरपतवार वीड है, सेकंड है कीट इंसेक्ट है, तीसरा है वैरायटी ऑफ फ्लावर यानी फूल की प्रजाति है किसमें, और चौथा है ऑर्गेनिक मैनर यानी जैविक खाद। देखिए इसका राइट आंसर है इंसेक्ट। ये एक प्रकार का कीट है जो एक विशिष्ट प्रकार की खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम आता है और हाल ही में इसको जो मध्य प्रदेश के अंदर इस्तेमाल किया गया था। अब उसका बैकग्राउंड जानते हैं। ये इस प्रकार का कीट होता है जो एक विशेष प्रकार की वीड, ये वीड है जिसका नाम पढ़ने वाले हम, इसका नाम है साल्विनिया मोलेस्टा। ये नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। साल्विनिया मोलेस्टा तो क्या एक प्रकार का खरपतवार है जो कि जलीय खरपतवार है, यानी किसी ऐसे एरिया में जहां पर पानी की उपलब्धता है वहां ये डेवलप होता है और बड़े लेवल पर डेवलप हो जाता है और इसकी इतनी मोटी लेयर बन जाती है कि कहीं ना कहीं वहां का जो वाटर इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। राइट, जो मछलियां होती, मछलियों की डेथ हो जाती है उससे। और ये देखा गया है मध्य प्रदेश के अंदर एक सारणी रिजर्वायर, सारणी जलाशय है बैतूल जिले में जो कि अवस्थित है मध्य प्रदेश में। होता क्या है देखिए, 2018 के अंदर साल्विनिया मोलेस्टा नाम का एक वीड यानी खरपतवार जो है इस जलाशय को घेरता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है और 2022 तक आते आते पूरा लगभग 2800 एकड़ का जलाशय है। कितना है ये? 2800 एकड़। इस पूरे जलाशय को ये कवर कर लेता है कौन? साल्विनिया मोलेस्टा। जिससे क्या होता है, वहां की जो मरीन इकोलॉजी वो नष्ट हो जाती है। ऐसे किसान जो कि ऐसे मछुआरे जो कि मछली उत्पादन पर निर्भर थे, वो सभी क्या होते हैं, इससे परेशान होते हैं। तब क्या होता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया जाता है और वो करते हैं कीट को इसमें करते हैं इंजेक्ट, जिसका नाम है साइटोबेगस साल्विनिया। ये एक सब एक्वेटिक हर्बीवोरस इंसेक्ट है, यानी ये जल के अंदर रहने वाला एक हर्बीवोर इंसेक्ट, हर्बीवोरस कीट है। हर्बीवोरस वो होते हैं जो सभी प्रकार के भोजन का उपभोग करते हैं। राइट। डिजास्टर क्या होता है, सेल्विनिया मोलेस्टा है, ये पूरे जलाशय को क्या करता है, कवर कर लेता है, जिससे कि यहाँ की जो मरीन इकोलॉजी, वो मरीन मतलब एक्वेटिक इकोलॉजी वो नष्ट हो जाती है। अच्छा, इसे लोकल नाम क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं, इसके स्थानीय लोग कहते हैं चाइनीज जालर। तो चाइनीज जालर पूछा जाए, चाइनीज जालर पूछा जाए, सेल्विनिया मोलेस्टा पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा एक प्रकार का वीड है जो कि खरपतवार है। ये कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत होती है ब्राजील से, अर्जेंटीना से, यानी ब्राजील और अर्जेंटीना के अंदर मूलतः पाया जाता है। लेकिन क्या होता है, विश्व में कई देशों के अंदर इसका फैला हुआ है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फिलीपींस हो, भारत हो, नीदरलैंड सॉरी मेडागास्कर, अफ्रीका, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी जो हमारे साउथ ईस्ट एशियाई देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया देश है, वहां पर भी इसका फैलाव है। इसको देखा गया है। क्यों? क्योंकि एक्वेरियम हम जानते हैं, जब एक्वेरियम का यहाँ किसी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके अंदर उसमें चले जाते हैं। हॉर्टिकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से भी अलग अलग देशों में इसका प्रसार देखने को मिलता है। ये कुछ देश के नाम लिखे वो आप ध्यान रखेगा। और जो हमने बात की सारणी रिजर्वॉयर की, यहाँ पर एक थर्मल पावर स्टेशन है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, जिसका कुल आकार है 2800 एकड़। अब इतना आप समझिए, 2800 एकड़ में अगर कोई ऐसी जलीय जलीय खरपतवार फैल जाए तो कितना बड़ा बदलाव ला सकती है वहां की इकोलॉजी के अंदर। तो ये साल्विनिया मोलेस्टा है, इसको पहली बार देखा गया था वेली झील है, ये वेली झील है केरल के अंदर, तिरुवनंतपुरम में। 1955 में पहली बार इसको ऐसे ऑब्जर्व किया गया था कि एक प्रकार का जीव है जो कि पानी के अंदर आकर के वहां की इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा सकता है। और बाद में 1964 में इसे खरपतवार का नाम, पेस्ट का नाम दर्जा दे दिया गया कि एक प्रकार की हानिकारक पेस्ट है। ध्यान रखेगा, इसकी इतनी क्षमता है इस पेस्ट की, इस फीड की, किसी भी नदी को चौक कर सकती है, किसी कैनाल को, नहर को चौक कर सकती है, लगून को चौक कर सकती है, लेक को कर सकती है, किसी भी अन्य प्रकार की जो जलीय संरचना है उसको भी ये ब्लॉक कर सकती है। मतलब ना तो सनरेज पहुंच पाएगी और वहां का जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, वाटर इकोलॉजी, वो भी डैमेज हो सकती है। राइट, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्राई के बारे में। ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ट्राई ने हाल ही में कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस जारी की हैं और उसमें बताया गया है कि टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा ऐसे स्टैंडर्ड्स का, यानी ऐसे कंपनीज जो कि अनरजिस्टर्ड हो, ऐप पंजीकृत हो, परंतु किसी न किसी प्रकार से प्रमोशन के लिए, किसी और कंपनी के उत्पाद के प्रमोशन के लिए या स्वयं कंपनी के उत्पाद के प्रमोशन के लिए यूजर्स को, यानी उपभोक्ताओं क्या करे, अलग अलग स्पैम कॉल या वॉइस मैसेज कुछ भेजे, उनको ब्लॉक करने का जो है के संबंध में गाइडलाइन जारी की है ट्राई के द्वारा। तो हमारे लिए ट्राई इंपॉर्टेंट है कि ट्राई संस्था है क्या, इसकी स्थापना कब हुई है,
इसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना होती है ट्राई अधिनियम 1997 के तहत। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर 1997 है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। की स्थापना कब होती है? इट वॉज एस्टेब्लिश थ्रू द ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑन द डेट ऑफ 20 फरवरी 1997। 20 फरवरी 1997 को स्थापना होती है संसद के अधिनियम के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। अब आप सभी भली भांति परिचित है कि ट्राई जिसका काम क्या है, जो हमारे टेलीकॉम कंपनीज है उनको रेगुलेट करना। अब कैसे की जाएगी रेगुलेशन? ध्यान रखिए, जो टेलीकॉम सर्विसेज है जिसमें कि फोन, मोबाइल मतलब कॉलिंग है, मैसेजेस है, वॉइस कॉल्स है, इंटरनेट है, सब कुछ उनको रेगुलेट करना। साथ ही साथ किस प्रकार की टैरिफ होंगे टेलीकॉम सेवाओं के, दूरसंचार सेवाओं पर किस प्रकार के टैरिफ लगाए जाएंगे उनका निर्धारण करना, उनमें बदलाव करना समय समय पर। साथ ही साथ ये जो पहले सारी जिम्मेदारी थी किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, परंतु इस अधिनियम के द्वारा सारी जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई है? ट्राई को। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल बात की हमने अभी तक। नेक्स्ट हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये चाहता है कि ट्राई का मेन ऑब्जेक्टिव है कि भारत के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, मतलब सभी कंपनियां समान रूप से, सभी को समान अवसर मिले, समान रूप से ग्रोथ कर सके और विश्व में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। ये इसी का एजेंडा है, किसका? ट्राई का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राई की। तो ट्राई का एक ऑब्जेक्टिव और है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट, यानी स्पष्ट और एक सभी के लिए समान नीतिगत वातावरण हो, जिससे कि सभी कंपनियों में क्या हो? फेयर कंपटीशन, यानी उचित प्रतिस्पर्धा हो, यानी हेल्दी कंपटीशन हो, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हम कह सकते हैं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं, वो हो। अच्छा, ट्राई एक्ट जो है इसमें क्या हुआ था, जनवरी 2000 के अंदर एक संशोधन किया गया था। ये क्यों किया गया था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था, एक हम ऐसी अपीली व्यवस्था स्थापित करें जिससे कि जिस अपीलीय प्राधिकरण में कोई भी टेलीकॉम कंपनी है, वो टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी हो, कोई यूजर हो, वो जाकर के संबंधित किसी भी वाद के संबंध में इस प्राधिकरण को, अधिकरण को, टीडी सेट को जाकर अपना केस रिपोर्ट कर सके। क्या नाम है इसका? टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, राइट। और ये काम पहले किसका था? ट्राई का था, परंतु 2000 में, सन 2000 में इसमें एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद से बदलाव कर दिया गया, नई संस्था का गठन हुआ जिसका नाम टीडी सेट है। और इसका मेन काम क्या है? अलग अलग डिस्प्यूट को सोल्व करना। डिस्प्यूट किसके बेस में हो सकते हैं? किसी लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में, यानी ऐसी कंपनी जिसको लाइसेंस दिया गया है और ऐसी कंपनी जिसने लाइसेंस दिया है, मतलब ट्राई और किसी टेलीकॉम कंपनी के मध्य। ध्यान रखिए, दूसरा है दो या दो से अधिक सेवा प्रदाता कंपनियां, जैसे एयरटेल भी है और रिलायंस जियो है, बीएसएनएल है। इन प्रकार की अलग अलग कंपनीज में कोई डिस्प्यूट हो उसको सोल्व करना। साथ ही साथ एक तरफ तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो, यानी सेवा प्रदाता कंपनी, जिसमें कि जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। एक तरफ हो सकता है कोई ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, मान लीजिए किसी राज्य के कुछ ग्राहकों या किसी जो बिजनेस हाउसेज हैं उनका ग्रुप हो, उनके मध्य कोई विवाद है सेवाओं को लेकर, उसका निर्धारण कौन करेगा? ये अपीलीय अधिकरण करेगा। साथ ही साथ किसी प्रकार के ट्राई के द्वारा अगर गाइडलाइन जारी की जाए, डायरेक्शन, दिशा निर्देश जारी किए जाए, कोई निर्णय दिया जाए, उसके खिलाफ भी कंपनीज जो और ग्रुप्स हैं वो कहाँ करेंगे? टीडी सेट के अंदर अपील कर सकते हैं। ये सारा बिल्कुल बेसिक बात की हमने। वर्तमान में ट्राई के चेयरमैन कौन है? ध्यान रखिएगा, श्री अनिल कुमार लाहौटी जी वर्तमान में ट्राई के चेयरमैन है। इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें कुल 5 होते हैं सदस्य, एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य जिसमें 2 फुल टाइम, दो पार्ट टाइम होते हैं। कार्यकाल कितना होगा? 3 साल या अधिकतम 65 वर्ष, जो भी पूर्व में हो उतना कार्यकाल रहेगा। अपनी मतलब इनकी अपॉइंटमेंट से 3 वर्ष, नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष, या अपनी आयु के 65 वर्ष, जो भी सबसे पहले हो वो विच एवर इज अर्लियर, इनका टर्म रहता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सारी नियुक्ति कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा इसमें नियुक्ति की जाती है। हमारे लिए काम का इतना ही है। ट्राई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कब स्थापना हुई? 1997 में। एक सांविधिक यानी वैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि एक अधिनियम के द्वारा इसका गठन हुआ है। कुल 5 मेंबर है। वर्तमान में अनिल कुमार लाहौटी जी हैं, वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष ट्राई चेयरमैन है। टर्म कितना रहा? कार्यकाल 3 साल है, 65 वर्ष, जो भी पहले हो। Who has been appointed as the Chief Executive Officer, CEO of the NPCI Beam Service Limited, NPCI Beam Service Limited, यानी इसका नाम क्या होगा? NBSL। क्या होगा? NPCL Beam Service Limited कंपनी है। इसका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, राहुल हांडा, दिलीप असबे, प्रदीप कुमार सिन्हा जी, ललिता नटराज जी। देखिए इसमें 2 नाम ऐसे हैं जिनका संबंध इस कंपनी से होने वाला है। पहला राहुल हांडा जी हैं, ये चीफ बिजनेस ऑफिसर होंगे, सीबीओ होंगे।
और ललिता नटराज जी हैं वो इसकी होंगी सीईओ। क्लियर। दिलीप असबे हैं, ये ध्यान रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हैं। क्या हैं? दिलीप असबे इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय भुगतान निगम के। थर्ड नाम पढ़ते हैं प्रदीप कुमार सिन्हा जी का, ये आईसीआईसीआई के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ये आप इतना सा ध्यान रखिएगा, हमारे लिए क्या काम की बात है। ललिता नटराज जी उनको बनाया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है कि एनपीसीआई ने एक नई कंपनी बनाई? देखिए उसकी रीजन हम पढ़ते हैं पहले। रीजन क्या है? वर्तमान में क्या आप जानते हैं हमारे पास यूपीआई कौन कौन से गेटवेज हैं? फोन पे, भीम और पेटीएम था और गूगल पे। तो वर्तमान में क्या हो रहा है, एक डुओलॉजी, आपने शब्द सुना होगा मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? किसी भी मार्केट में, किसी अर्थव्यवस्था में एक ही कंपनी का अधिकार हो, यानी मेजोरिटी हो बिजनेस में। वहीं डुओपोली क्या होती है, जिसमें कि दो कंपनी जो है पूरे मार्केट को रन करती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, गूगल पे और फोन पे दो कंपनी ऐसी हैं जो कि लगभग कुल यूपीआई पेमेंट का 85% जो एरिया कवर करती हैं। राइट, इसे कहा गया है डुओपोली इन दी यूपीआई इंडस्ट्री। वही हम बात करें जून महीने की, जून महीने के अंदर क्या हुआ, फोन पे गूगल पे ने लगभग 6.7 बिलियन, 6.7 बिलियन, 5.1 बिलियन का जो है ट्रांजेक्शन किया है। वही हम बात करें किसकी, भीम ऐप की, तो भीम ऐप में कितने हुए, 22.72 मिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है, जो कि कुल शेयर का कितना है, कुल वैल्यूएशन कितना है, जो कुल ट्रांजेक्शन हुआ इसका वैल्यू कितना है, उसका सिर्फ 0.16%। तो कहीं ना कहीं चिंता की वजह है। इसीलिए क्या हुआ है, एनपीसीआई ने एक नई कंपनी का गठन किया है सब्सिडरी का, जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बीम सर्विस लिमिटेड, यानी बीम जो यूपीआई प्लेटफॉर्म था इसको मर्ज कर दिया गया है एनपीसीआई के साथ। सेम बात कर रहे हैं तो एनपीसीआई इनकॉर्पोरेटेड भारत इंटरफेस फॉर मनी। ध्यान रखिएगा सबसे पहले यूपीआई आया था हमारा 2016 में। क्लियर। और बीम जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये आया था दिसंबर 2016 में, और आई गेस ये मार्च या अप्रैल में आया था यूपीआई। तो ध्यान रखिएगा पहले यूपीआई आता है फिर भीम आता है। और अगर हम बात करें एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की शुरुआत जो है ये कब होती है, पेमेंट एक एक्ट था हमारा 2007 का, उसके तहत इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई के द्वारा जो है इसका गठन होता है। 2007 में एक्ट था, उसके अनुसार जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट था, उस या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट था 2007 का, उसके तहत जैसे गठन होता है, कौन करता है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन प्लस आरबीआई, दोनों के द्वारा मिलकर किया गया है। लगभग 56 बैंक अभी इसके अंदर टोटल भागीदारी निभा रहे हैं, आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये हमने मोटी मोटी बात कर ली है यूपीआई, भीम और एनपीसीआई के बारे में। आगे इन डिटेल कभी इन पे एमसीक्यूज हम बना लेंगे। तो वर्तमान में क्या हुआ है, जो हमारी बैंकर, फॉर्मर बैंकर है ललिता नटराज जी, इनको बनाया गया है सीईओ। किसका बनाया है, न्यू सब्सिडरी, जिसका नाम क्या होगा, एनबीएसएल। ये आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राहुल हांडा जी, ये पहला ऑप्शन था। देखिए इन्हें बनाया गया है क्या, इन्हें बनाया गया चीफ बिजनेस ऑफिसर, सीबीओ। किसका बनाया है, इस एनबीएसएल कंपनी का। देखिए पूर्व में भी इन्होंने सेवाएं दी अपनी, क्या थे पहले, जो भीम है भारत इंटरफेस और मनी, वहां पर भी क्या थे, ये सीबीओ चीफ बिजनेस ऑफिसर थे, यानी कहीं ना कहीं इनको अच्छा एक्सपीरियंस है इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे काम करने का। लास्ट हम बात करें, एक प्लेटफॉर्म और है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी। यहाँ पर भी इन्होंने काम किया है। ओएनडीसी क्या है, एक प्रकार का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि एग्रीगेट करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म को। ये अगर आगे हम करेंगे डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लासेस। क्लियर। तो इतनी बात थी। और ऐसा नहीं कि पहली बार आरबीआई के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा ऐसा कुछ मर्जर हुआ है, ये पहले भी हो चुका है। क्यों, कैसे हुआ, तो एनपीसीआई के द्वारा वर्ष 2021 के अंदर जो है इसका बिजनेस जो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसको नई सब्सिडरी के अंदर मिला दिया, जिसका नाम था एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। आप यदि आपको थोड़ा भी याद है, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस। आई गेस आपको याद आ गया होगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव था कि 1 जुलाई के बाद जो भी क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग बिल ड्यूज हैं, यानी बिल आउटस्टैंडिंग है, उनको पेमेंट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो एनबीबीएल है,
नेशनल एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, ये होली ओन्ड कंप्लीटली ओन्ड सब्सिडरी है एनपीसीआई की। एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सब्सिडरी कंपनी है, कौन सी? एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कामिकाजे ड्रोन के बारे में। इंडिजिनस ड्रोन कामिकाजे, ये हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। इस प्रकार दिखता है, बिल्कुल जैसे कि ड्रोन होते हैं वैसे ड्रोन दिखता है। आपको बताना है इसका निर्माण किसने किया है। पहला ऑप्शन है डीआरडीओ के द्वारा, दूसरा इसरो है, तीसरा है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज एनएएल, फोर्थ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, इसका अब इसका जो निर्माण, डिजाइन और डेवलपमेंट वो किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज है, जो कि एक सीएसआईआर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च है, सीएसआईआर के अधीन एक संस्था है, ये लेबोरेटरी है, इसने इसका निर्माण किया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, तो क्या हुआ है, इंडियन कामिकाजे ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन इसका नाम है। किस प्रकार का ड्रोन दिखता है ये आप देख सकते हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर जहां पर जो हमारे एनिमीज हैं वहां पर जाकर विस्फोट करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। लगभग इसकी लंबाई 2.8 मीटर है, और विंग स्पैन यानी जो पंख है इसकी, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर, और कुल कुल मिलाकर वजन इसका 120 किलोग्राम। ये आप कुछ डाटा इसके बारे में फैक्ट है। अच्छा, इसमें इंजन कौन सा है, इसके अंदर 30 हॉर्स पावर का वेंकल इंजन है। 30 हॉर्स पावर का, 30 हॉर्स पावर का वेंकल इंजन है, जो इसे पावर देता है। और डिजाइन किया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। और इसकी अधिकतम स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका रेंज है 1000 किलोमीटर, यानी 1000 किलोमीटर रेंज तक ये फ्लाई कर सकता है, और अधिकतम स्पीड प्राप्त कर सकता है 180 किलोमीटर। ऑलमोस्ट कई सारे व्हीकल जो हमारी कार हैं और बाइक से, वो भी इतना स्पीड अचीव नहीं कर पाती, बट ये हमारा ड्रोन है, ये अचीव कर लेगा 180 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं हमारा साइंटिफिक जो डेवलपमेंट उसको हम ये शोकेस करता है। ये कितना पेलोड कर सकता है, तो देखिए जो भी विस्फोटक सामग्री है वो कितनी कर सकता है ये, एंड ये इट कैन कैरी 25 kg ऑफ किलोग्राम वॉरहेड, यानी जो हमारे वॉरहेड है उसका वजन कितना होगा, 25 किलोग्राम, तो ये इतना कैरी कर लेगा। इसे कहा जाता है लॉइटरिंग म्यूनिशन। यानी लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है, एक ऐसा हथियार जो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में जाकर के वहां मंडराए, ऊपर घूमता रहे, और जब जब प्रिपेयर हो जाए या जब उसे निर्देश मिले तो उसे अटैक करे, इसे कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन। ये अभी हाल ही में न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि यूक्रेन की सेना के द्वारा जो रशियन फोर्सेज है, रशिया के जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उन पर अटैक किया गया है इसके द्वारा, इस प्रकार के ड्रोन के द्वारा। ध्यान रखिएगा 1945 में ही शुरुआत हो गई थी। 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध था, उस समय जापान के पायलट्स ने, जब ऐसा लगा कि उनको हार का सामना करना पड़ रहा, तो पायलट जो थे अपने फाइटर जेट के साथ ही वो दुश्मन सेना में अलाइड फोर्सेस थी उनके फाइटर प्लेन के द्वारा जाकर सीधा उस एरिया में ही अटैक करते, और उस प्लेन के साथ वो खुद भी शहीद हो जाते थे। ये एक कॉन्सेप्ट है इसका कामिकाजे ड्रोन का। मतलब क्या है, ये ड्रोन क्या करेगा, पर्टिकुलर जिस एनिमी के लोकेशन पे जाना है हमें, मान लीजिए कोई टेरर आउटफिट से, वहां जाकर ये ब्लास्ट करेगा, राइट। ड्रोन का काम बेसिकली क्या होगा, उसको ड्रॉप करना वॉरहेड को। अच्छा, इसके अंदर सबसे अच्छी खास बात ये है जो हम पढ़ रहे हैं, दे आर डिजाइन टू लोइटर ओवर एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एक्सटेंडेड पीरियड्स, कैरिंग एक्सप्लोसिव एंड अवेटिंग कमांड्स फ्रॉम दी स्पेसिफिक फ्रॉम दी ह्यूमन कंट्रोलर्स। देखिए, एक ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे क्षेत्र पर जहां टारगेट एरिया, पहले हम मंडराएगा, पहले घूमेगा एरियली, हवा में घूमता रहेगा, जैसे निर्देश मिलेंगे वहां जाके विस्फोट कर देगा, ड्रॉप कर देगा। इसके सबसे अच्छी तकनीक की बात ये, इन नाविक सिस्टम, जो भारत का नाविक सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम, इंडियन नेविगेशन सिस्टम आईएनएस, उसको यूज करता है, जीपीएस को यूज नहीं करता है। तो यदि ऐसा मान लीजिए ऐसा क्षेत्र जहां पर जीपीएस के सिग्नल नहीं आ रहे, वहां भी ये काम करता रहेगा, जो इसकी इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता को दिखाता है। अच्छा, इस लेबोरेटरी की बात करते हैं एनएएल के बारे में, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। ये कहाँ स्थित है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी सीएसआईआर के तहत 1959 में बेंगलुरु के अंदर, और ये भारत की एकमात्र लेबोरेटरी है एरोस्पेस क्षेत्र में जो कि सिविलियन पर्पस के लिए काम करती है, यानी मानवीय क्षेत्र के लिए काम करती है। कौन सी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। अच्छा, इसका बेसिक और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है मीडियम साइज के सिविल एयरक्राफ्ट को डिजाइन करना और डेवलप करना, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का ऑब्जेक्टिव है। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, अभय पशीलकर है, अभय पशीलकर है, डॉक्टर अभय पशीलकर वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का उत्तर और केंद्रीय भारत का, मध्य और केंद्रीय भारत, मध्य और उत्तर भारत का हमारा पहला सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि फ्लोटिंग इन तैरता हुआ है,
वो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर स्थित है। और लगभग 90 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो हाल ही में स्थापित किया गया है, किस कंपनी के द्वारा? SJVN लिमिटेड। SJVN लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है, ये भारत सरकार का PSU है। मिनी रत्न शेड्यूल्ड ए PSU है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ये काम करता है PSU। और इसने हाल ही में ओंकारेश्वर डैम पर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को है स्टेब्लिश किया है। इसमें किस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया इसको? तो SJVN की शाखा है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, यानी SGEL। ये कंपनी पूर्ण स्वामित्व में किसके आती है? SJVN लिमिटेड की। SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी पूर्ण स्वामित्व के अंदर आती है SJVN लिमिटेड की, जो कि मिनीरत्न कंपनी है, इसने इसको स्टेब्लिश किया है, राइट। और कितने मेगावाट का है? ध्यान रखिएगा 90 मेगावाट का है। ओंकारेश्वर डैम पर किया है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पर स्थित है? खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश का खंडवा जिला है, वहां पर यह अवस्थित है। अच्छा, ये हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क है, तो बन चुका है। कुल कितनी कॉस्ट है? इसकी कॉस्ट आई है 646 करोड़ रुपए। और ध्यान रखिएगा ये पहले वर्ष में कितनी यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो ये करेगा 196.5 मिलियन यूनिट पहले वर्ष में करेगा। और अगले 25 वर्षों में कितना करेगा? 4629.3 मिलियन यूनिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। अब हम बात करें कि ये प्रोजेक्ट लगाया क्यों है। देखिए हम जानते हैं, हम भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य अचीव करना है। मतलब हम चाहते हैं कि बाय द ईयर 2070 हम जो है कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल शून्य कर दें। हमारे पास इतनी क्षमता हो कि जितना कार्बन का उत्सर्जन हम कर रहे हैं उतना ही एब्जॉर्ब कर लें, बिल्कुल जीरो न्यूट्रल रहे, कार्बन न्यूट्रल रहें, या फिर हमारा कंप्लीटली शिफ्ट करें हमारी पूरी इंडस्ट्री को टुवर्ड्स दी रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर? का गवर्नमेंट का मानना है कि हर साल जो है 2.3 लाख 2,30,000 लाख टन ऑफ कार्बन इमिशन को कम करेगा। इसका इसकी सहायता हमें किसके अंदर मिलेगी? वी विल अचीव इंडिया टारगेट ऑफ जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070, हम पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है? देखिए अगर किसी झील के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे तो क्या होगा? हम जानते हैं जब अधिक तापमान में वृद्धि होती है तो क्या होता है? पानी का वाष्पोत्सर्जन यानी इवेपोरेशन होता है, उसको भी रोकने का काम करेगा। तो जो झील है, जो जलाशय है, जो बांध है, जिस पर लगाया जाएगा सोलर प्रोजेक्ट, वहां पर पानी का वाष्पीकरण वो कम होगा तो जल स्तर बढ़ा रहेगा। ये क्या करेगा? इट विल हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन बाय रिड्यूसिंग वाटर इवेपोरेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक माउंट किलिमंजारो की न्यूज आई है। ये टॉपिक ज्योग्राफी का है बेसिकली, स्टैटिक पार्ट का हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारत की ओर से डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके कुछ जवान जो है माउंट किलिमंजारो को फतेह किया हम लोगों ने, और लगभग 7,000 वर्ग फुट का जो है भारत का तिरंगा वहां फहराया है। तो हमारे लिए अचीवमेंट की बात है, इसलिए हमारे लिए हम पढ़ रहे हैं माउंट किलिमंजारो। आपको बताना है माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। देखिए 4 ऑप्शन है, तंजानिया, केनिया, बांग्लादेश, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का अकांका गुहा है, ये तो ऑल टुगेदर कैंसिल होता है। केनिया का माउंट केनिया है, ये भी कैंसिल होता है। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, तंजानिया, बांग्लादेश। तो ध्यान रखिए ये माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया के अंदर है। इस प्रकार का दिखता है माउंट तंजानिया। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया के अंदर है। एक तरह का देखा जाए स्ट्रेटोवोल्केनो है, ज्वालामुखी है ये। और यहाँ पर बर्फ से पूरे साल, मतलब पूरे साल तो नहीं, ये बर्फ से घिरा रहता है, काफी स्नो रहती है। देखिए जो ये देश है तंजानिया, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास। अब आप खुद हैरान होंगे, आप सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि भूमध्य रेखा जहाँ पर सर्वाधिक तापमान रहता है, क्या वहां पर भी ग्लेशियर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है यानी ऊंचाई है, ये अधिक है। इस प्रकार से अलग अलग अक्षांशों पर, लैटिट्यूड्स पर जो हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स, वो भी हमें रिफ्लेक्ट होते हैं अधिक ऊंचाई पर। इसीलिए क्या होता है कि इसकी लगभग 6,000 मीटर ऊंचाई है, 5,895 मीटर ऊंचाई है। इस ऊंचाई पर जो हमें बर्फ देखने को मिलती है इन दी किलिमंजारो, जो कि लोकेटेड है तंजानिया के अंदर। चलिए बात करते हैं इस माउंट किलिमंजारो के बारे में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। फ्री स्टैंडिंग कैसे? जैसे क्या होता है कि कोई ना कोई पर्वत श्रृंखला, कोई ना कोई पर्वत किसी न किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होता है। देखिए आसपास कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, मतलब ये लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग है, मतलब ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है, और ये अपने आप में एक अकेला पर्वत है तंजानिया के अंदर, जो कि फ्री स्टैंडिंग है। इसका जो हम बात करें, इसमें कुल ये बना है हमारा
ये तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं लगती है केनिया बॉर्डर से। क्लियर। और इसकी चौड़ाई हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई इसकी 50 मील या 80 किलोमीटर। ये कुछ बहुत ही एक्सट्रीम फैक्ट्स हैं, अगर आपको याद रह पाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको लोकेशन पता होनी चाहिए और क्या इसके फीचर्स हैं वो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए भूमध्य रेखा पर भी ग्लेशियर हमें मिल सकते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल तंजानिया का है। यहाँ पर एक वॉल्केनो, क्योंकि स्ट्रेटो वॉल्केनो है ये, तो यहाँ पर हमें 3 पीक मिलते हैं। 3 कौन मिलते हैं? कीबो, माविंजी और शीरा। तो ध्यान रखिएगा कीबो जो है सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और आपके सामने 2 नाम आ रहे होंगे, डोरमेंट वॉल्केनो और एक आ रहा है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, यानी सुषुप्त। और डोरमेंट वोल्केनो होता है, 3 तरह के वोल्केनो होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं ऐसे ज्वालामुखी जो समय समय पर उनका उद्गार होता है, उनमें विस्फोट होते रहते हैं, उनका उनमें से लावा निकलता रहता है, वो कहलाते हैं एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो वो हैं जो कि कई सालों से जो है शांत हैं, लेकिन उनमें आगे भविष्य के अंदर संभावना है कि वो उनमें ज्वालामुखी उद्गार हो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो होते हैं मृत ज्वालामुखी जिनमें 10,000 वर्षों से कोई ना तो विस्फोट हुए ना उन्हें भविष्य में होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्मा ही नहीं होगा। अगर मैग्मा होगा तो विस्फोट होगा, मैग्मा चैम्बर वो खाली होगा तो इसमें विस्फोट नहीं होगा। राइट। इतनी बात करें, इसका जो हाईएस्ट पीक है उशुरु पीक है, क्या है उसका नाम है? उशुरु पीक। और यहीं पर हम भारतीय जो सेना के जवान हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, उशुरु पीक। इट इज द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग पीक इन अफ्रीका लोकेटेड ऑन दी वॉल्केनिक कॉन कीबो। हमने पढ़ा था कीबो 3 पीक है इसके, 3 वॉल्केनिक कॉन है, उसमें से कीबो पर ये स्थित है माउंट उशुरु या उशुरु समिट। और ध्यान रखिए हमने पढ़ चुके हैं स्नो कैप्ड पीक है। स्नो कैप्ड पीक कैसे? इस प्रकार से कि इसमें बर्फ हमें देखने को मिलती है, ढका हुआ बर्फ से। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट किलिमंजारो, इसमें यहाँ पर क्या है, माउंट किलिमंजारो नेशनल पार्क है जिसको यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब हमने बात की थी 2 देशों की, एक तो हमने बात की अर्जेंटीना की, तो ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना से निकलती एंडीज पर्वत श्रृंखला और उसका हाईएस्ट पीक है अर्जेंटीना का 6,962 मीटर के हाइट पर माउंट अकांकागुआ। ये आप नाम याद रखिएगा, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और माउंट केनिया क्या है? ये केनिया में स्थित 5,199 मीटर हाइट पर अवस्थित पर्वत है और ये दक्षिण सॉरी अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला कौन सा है हम पढ़ चुके हैं, माउंट किलिमंजारो। माउंट केनिया है दूसरा अफ्रीका का, जिसकी ऊंचाई है 5,199 मीटर, 5,199 मीटर्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, कुछ न्यूज निकल कर आई है, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाकी जिस प्रकार से भारत के अंदर जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में कुछ अवार्ड्स हैं। पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसे कहते हैं, उसका नाम है निशान ए पाकिस्तान। जिस प्रकार से भारत में भारत रत्न है, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान उसका नाम निशान ए पाकिस्तान है। परंतु क्या हुआ है आप सभी जानते हैं, पेरिस ओलंपिक के अंदर जो अरशद नदीम है उन्होंने गोल्ड जीता है बाई थ्रोइंग 92.97 मीटर, 92.97 मीटर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ओलंपिक के अंदर इन्होंने। और उसी के एवज में हिलाल ए इम्तियाज अवार्ड है पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक, वो इन्हें प्रदान किया जाएगा बाय दी प्रेसिडेंट, वहां के राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर। अच्छा, एक न्यूज आती है क्रिकेट से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या करती है, हर महीने अपने प्लेयर ऑफ द मंथ को घोषणा करती है और जुलाई महीने के लिए 2 खिलाड़ी हैं जिनका नाम है महिला खिलाड़ी चमारी अट्टापट्टू की आई है, उन्होंने टॉप किया है श्रीलंका से। और गस एटकिंसन है जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जुलाई महीने के लिए। अच्छा, माउंट किलिमंजारो हम पढ़ चुके हैं, ये न्यूज निकल कर आई है। इसमें क्या हुआ है, 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हमारे एक संस्थान है हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? ये हमारे है दार्जिलिंग के अंदर। कहाँ पर है? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट, हिमालय माउंटेनियरिंग पर्वतारोही संस्थान, जिसका काम क्या होता है कि अलग अलग ऐसे मिशन में जो लोग जाते हैं उनकी हेल्प करना। तो क्या हुआ है, यहाँ की इस संस्थान की दिव्यांगजन एक्सपीडिशन टीम, दिव्यांगजनों की टीम गई थी और उन्होंने जो किसके अंदर गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय की सहायता से गई थी। और उनके द्वारा 7,800 स्क्वायर फीट का भारत का तिरंगा माउंट किलिमंजारो पर उशुरु समिट हम पढ़ चुके हैं, कीबो वोल्केनो पाइप पर, कीबो पॉइंट पर स्थित है, वहीं पर जो है कीबो पॉइंट पर स्थित है, वहीं पर इन्होंने अनफर्ल्ड किया, उससे वहां
शोकेस किया है। ये हम देख सकते हैं इस प्रकार से जो है तिरंगा माउंट किलिमंजारो हम देखा था बर्फ ढकी हुई है, क्लियर। यहाँ पर जो है इस प्रकार से इन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लगभग 5,895 मीटर यानी 19,341 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया है। इसको लीड किसने किया है? ग्रुप कैप्टन जय किशन जी के द्वारा, और इसमें दिव्यांग व्यक्ति श्री उदय कुमार जी हैं। इन्होंने भी, इनका एक मिशन था माउंट कंचनजंगा से माउंट किलिमंजारो K2 मिशन K2 के, इसके तहत इन्होंने तिरंगा फहराया है और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है वहां पर बैसाखी से पहुंचते हुए। कहां पर? माउंट किलिमंजारो। रवांडा की देश की बात कर रहे हैं। रवांडा के अंदर जो है एक राष्ट्रपति चुने गए हैं, पॉल कगामे। इन्होंने चौथी बार यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए और रिकॉर्ड इनको मिले हैं वोट 99% से, 99% से ऊपर इनको वोट मिले हैं। और अब तक 4 बार में इनको हर बार 93% वोट मिले। देखिए किसी भी लोकतंत्र में एक व्यक्ति को इतने वोट मिलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि क्या ऐसा संभव है कि पूरा देश एक व्यक्ति के साथ हो? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ लोकतंत्र प्रश्न खड़े होते हैं। रवांडा पे जापान की बात करें, जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा है, इन्हें खिलाफ थोड़ा वहां पर जनता में रोष है और लगभग 20% लोग ही चाहते हैं कि फूमियो किशिदा अपने वर्तमान पद पर बने रहें। इतने लोग इनके खिलाफ है 80%। तो अगले महीने में सितंबर के अंदर वो अपनी पोस्ट से त्यागपत्र दे रहे हैं। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP से इनका संबंध है। अच्छा, एक आता है बेलास्ट वाटर। ये न्यूज में इसलिए रहा है कि हुआ क्या, देखिए कि ऐसा सर्वे में पाया गया है कि केरल के तट पर लगभग 10 इनवेसिव स्पीसीज यानी 10 आक्रामक प्रजातियों के जीव पाए गए हैं केरल के तट पर, राइट। अब कौन कौन सी सीवीड यानी हम पढ़ा समुद्री शैवाल, क्रायोजोन, मोलस्क और एसिडियन स्पीसीज, ये कुछ फिश पाई गई है। होता क्या है देखिए, जब भी हम देखते हैं शिपमेंट, होता क्या है शिपमेंट के अंदर, जैसे जहाज है, अब जहाज को कहीं जाना, मान लीजिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, सामान की उसके अंदर गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। जब मान लीजिए सामान में उस जहाज में कार्गो की लोडिंग होती है, यानी सामान की अलग अलग कंटेनर्स की लोडिंग होती है, उससे पहले क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए इस प्रकार से इसके बैलेस्ट यूनिट बैलेस्ट टैंक होता है। हर जहाज में क्या होता है? बैलेस्ट टैंक। इस टैंक के अंदर भरा जाता है पानी, ताकि क्या हो, समुद्र में जो जहाज की स्थिरता बनी रहे, राइट। बैलेस्ट टैंक है, उसके अंदर पानी भरा जाता है ताकि समुद्र में इस जहाज की गतिशीलता बनी रहे, बैलेंस बना रहे। अगर मान लीजिए कोई टाइड्स भी आते हैं तो अगर समुद्री लहरें अधिक उफान पे हो फिर भी इसका संतुलन बना रहे, राइट। तो जब सामान की लोडिंग करते हैं तो क्या होता है, अगर सामान के कार्गो की लोडिंग ज्यादा हो गई है, क्या करते हैं, बैलेस्ट वाटर से पानी निकालते हैं। ये निकाल दिया पानी। दूसरा एक है, अगर मान लीजिए सामान को अनलोड कर रहे हैं, मतलब क्या होगा कि अगर सामान को अनलोड करेंगे, कार्गो अनलोड करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस कार्गो टैंक में पानी भरना होगा। अब यहाँ आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट किस तरह का आता है कि मान लीजिए भारत से कुछ शिपमेंट जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? इंडिया से। ये जा रहा है जापान, समझिएगा आप, या यूं समझ लीजिए कि जापान से इंडिया आना है। जापान में क्या, अगर जो जो कार्गो शिपमेंट भारत से जापान गया है वो वहाँ अनलोडिंग होती है उसकी, तो जापान के पास जो समुद्र में पानी है वो मीठा या खारा हो सकता है, उस पानी को लोड करते हैं किसके अंदर, भरा जाता है बैलेस्ट टैंक के अंदर। अब क्या होता है, ये बाद में शिपमेंट पहुंचता है, ये जहाज पहुंचता है भारत के तट पर। अब क्या होगा, भारत में जब कार्गो की लोडिंग की जाएगी, सामान को अलग अलग कंटेनर्स लोड किए जाएंगे, इसका वजन अधिक हो जाएगा, इस बैलेस्ट टैंक से पानी निकाला जाएगा इस प्रकार से। जब ये पानी निकाला जाएगा, आप खुद सोचिए ये पानी कहाँ भरा गया था? जापान के अंदर। तो जापान की जो जलीय जीव है, जलीय वनस्पति है, वो यहाँ कर क्या होगी, इस भारत के जो इंडियन कोस्ट है जहां पर इसे डिस्चार्ज करेंगे वहां कर मिक्स हो जाएगी। इसी प्रकार से कुछ पानी भारत की ओर से भरा जाएगा, जो जापान या किसी और कंट्री में जाकर खाली करेंगे। इससे क्या हो रहा है, आक्रामक जो प्रजातियां हैं जीवों की, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच रही है और वहां के इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को प्रभावित कर रही है। यही बात बोली गई है कि जो बैलेस्ट वाटर होता है ओपन कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ मरीन ऑर्गेन्स लाइक फिश, मछलियां होती हैं, एल्गी होती है, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि विश्व के एक कोने से दूसरे कोने के अंदर पहुंच रहे हैं। यदि आपने पता हो साल्विनिया मोलेस्टा क्या था, एक प्रकार का वीड है, खरपतवार, वो कैसे पहुंचा है? एक्वेरियम और हॉर्टिकल्चर तकनीक के माध्यम से। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लागू हो रहा है कि पानी भरा जा रहा है, पानी एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाके खाली हो रहा है, वहीं से नुकसान हो रहा है कि इन्वेजिव यानी आक्रामक स्पीसीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंच रही है। अब क्या होता है देखिए, मान लीजिए, अब जानते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो सबसे अधिक मजबूत होगा वो अधिक जीने के चांस रहेंगे। होगा क्या, मान लीजिए कोई ऐसी फिश है जो ताकतवर है, जिसकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा, अगर वो मान लीजिए भारत के समुद्री जल में आती है और यहाँ की मछलियां जो कमजोर हैं उनको डिफीट करती है, तो कहीं उसका मतलब क्या है कि वो स्पीसीज यहाँ की जो प्रजातियां उनको रिप्लेस कर रही है, कहीं ना कहीं उनके
रिप्लेसमेंट यानी जो नेटिव स्पीशीज हैं उनके जीवन को खतरा पहुंचता है। तो बैलेस्ट वाटर हमने पढ़ लिया, क्या है बैलेस्ट वाटर? ये है कि भाई इट इज अ फ्रेश और सॉल्ट वाटर लोडेड इन द बैलेस्ट टैंक ऑफ अ शिप टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड मनूवरेबिलिटी। इसका मतलब गतिशीलता होता है। अब पानी कब भरा जाएगा? तो जहाज के अंदर अधिक कार्गो शिपमेंट नहीं जा रहा हो। क्लियर? मैंने बात कर ली है। अच्छा, ट्राई ने क्या ऑर्डर किया? ट्राई ने बोला है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको कहा गया है कि आप अपने वॉइस प्रमोशनल कॉल्स को बंद करिए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर? और साथ ही साथ कहा है ऐसे जो अनरजिस्टर्ड सेंडर्स यानी अपंजीकृत प्रेषक हैं उनको ब्लॉक करिए। अगले कितने टाइम के लिए? दे विल बी ब्लॉक्ड फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 2 ईयर, 2 साल तक। ऐसे लोगों को, ऐसी कंपनीज को जब 2 साल के लिए ब्लॉक किया जाएगा तो उन्हें किसी प्रकार की सेवाएं किसी टेलीकॉम कंपनी के द्वारा नहीं दी जाएगी। और कंपनी पर बाध्यता इस प्रकार की है कि उनको इस संबंध में सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी 24 घंटे के अंदर। एक पोर्टल है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डीएलटी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इन्हें अपलोड करना पड़ेगा सारा डेटा। और साथ ही साथ कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जितने भी एक्सेस प्रोवाइडर यानी सेवा प्रदाता हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? हर महीने में अपनी पहली तारीख को और 16 तारीख को अपनी कंप्लीट रिपोर्ट रेगुलर वे में सबमिट करनी पड़ेगी। ज्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं, आपको इतना समझना है कि ट्राई ने रेगुलेशन जारी किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो कस्टमर्स हैं उनको बेवजह परेशान किया जाए। हमने पढ़ा था येन कैरी ट्रेड, हम बात करते हैं रिवीजन की। येन कैरी ट्रेड क्या होता है? आप जानते हैं येन येन करेंसी है जापान की। तो जापान में क्या हुआ था? कैरी ट्रेड, इसका मतलब है कि ऐसे देश के अंदर पैसा उधार लेना बैंकों से जहां पर ब्याज दर बहुत न्यूनतम हो। जापान में 0% थी लगभग 2011 के आसपास, और 2016 में तो आके कितनी हो गई? -0.10% बाय द ईयर 2016। तो होता क्या है, जो इन्वेस्टर जापान की येन करेंसी लेकर किसी और देश में निवेश कर रहे हैं, अगर ब्याज दर बढ़ा दी जाएगी तो ये निवेश नहीं करेंगे, वो अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल लेंगे। ऐसा ही हुआ है, इसे कहा गया है जापान का येन कैरी ट्रेड। क्लियर? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये कौन निकालता है? ये निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है 2006 से। ये वार्षिक रूप से निकलता है। ये दिखाता है कि लैंगिक रूप से यानी जो महिलाओं पुरुषों में कितनी समानता कितनी असमानता उसको शोकेस करता है। 4 क्षेत्र पे फोकस करता है। पहला इकोनॉमी यानी आर्थिक रूप से कितना महिलाओं की भागीदारी, शैक्षिक रूप से कितना, एजुकेशन कितनी ली उन्होंने, शिक्षाएं किस हद तक, किस स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है, हेल्थ और न्यूट्रिशन कितना लेवल कितना है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी राजनीतिक का सशक्तिकरण कितना है, यानी पॉलिटिक्स में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है। रैंकिंग की बात करें तो आइसलैंड जो है लगातार 15वीं बार टॉप करता है। हमारे लिए 3 कंट्री काम की, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। भारत की रैंक है 129, पिछली बार 127 थी। और कुल देश इसके अंदर रैंकिंग में कितने? 146। 3 फैक्ट याद करने, टॉप 3 कंट्री कौन सी, भारत की रैंक कौन सी, पिछली बार कौन सी थी, और कुल कितनी कंट्री? 146। नेक्स्ट हम बात करें सीन रिवर की। सीन रिवर हमने इसलिए पढ़ा था बिकॉज सीन रिवर के अंदर पोल्यूशन था। पेरिस ओलंपिक में स्विमिंग कंपटीशन हुई थी, वहां के एथलीट ने मना कर दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हमारे लिए सीन रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोएरे रिवर है फ्रांस की सबसे लंबी नदी, उसके बाद सेकंड रिवर आती है सीन जो कि 775 किलोमीटर लंबी है। और ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम होता है बरगंडी क्षेत्र है, वहां से इसका उद्गम होता है। इतनी हमारे काम की बात है। अच्छा, अभी क्या हुआ, भारत में ओलंपिक को बढ़ावा देने के लिए भारत ओलंपिक क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए संस्थान बनाया गया है, भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, PCORE, पी कोर। तो इसकी स्थापना कब हुई? गांधीनगर गुजरात के अंदर हुई है। भारत का जो भारत की जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है RRU, वहीं पर जो इसकी स्थापना हुई है। और इसका उद्घाटन किया है किसके द्वारा? PT उषा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। और विश्व के अंदर कुल 71 संस्थान ऐसे हैं जो कि ओलंपिक के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं। भारत भी उसके अंदर एक हो गया है। और एशिया क्षेत्र में शायद भारत पहला होगा जिसने संस्थान अपना बनाया है। क्लियर? साउथ एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर हुआसोंग 11, ये क्या है? देखिए, नॉर्थ कोरिया के द्वारा डेवलप की गई एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है, जिसका नाम हासोंग 11 है या हासोंग 11 है। ये एक नाम और ये KN-23, KN-24। ये क्या है? हासोंग शब्द जो है ये मार्स के लिए प्रयुक्त होता है इन दी कोरियन लैंग्वेज। ये हमारे लिए काम का, ध्यान रखें। मिसाइल किसने लॉन्च की? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरियन की हासोंग का नाम है। मिंटिंग ऑफ पॉइंट्स, इससे पहले हम पढ़ते हैं कि हम पढ़ते हैं कि भारत का जो भारतीय करेंसी रुपया है उसका नया सिंबल कब जारी हुआ था? 2010 में जारी हुआ था, 15 जुलाई 2010 को। और किसने डिजाइन किया है? ये किया है श्री उदय कुमार जी के द्वारा। राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं मिंटिंग। सिक्के कौन ढालता है?
तो सिक्के ढलाई होती है वो होती है कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत। इसका सारा काम किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार इसे डिजाइन करती है, उसकी मिंटी यानी ढलाई करती है, सिक्कों की ढलाई करती है। और आरबीआई का रोल बहुत लिमिटेड है, इनका काम है सिर्फ अलग अलग राज्यों को सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्कों का वितरण करना। 4 हमारे टकसालें हैं भारत के अंदर, जो कि भारत सरकार के अंदर काम करती है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, 4 शहर आप याद रखिएगा। हम बात करें करेंसी नोट्स की, ध्यान रखिएगा करेंसी नोट्स है, इसके लिए करेंसी मैनेजमेंट डिवीजन है, करेंसी मैनेजमेंट डिवीजन है आरबीआई के तहत। उसका काम है कि करेंसी नोट्स किस प्रकार होंगे इसकी डिजाइन तय करना, उसके बाद आरबीआई का निर्णय होता है हमें कौन सी डिजाइन सरकार को भेजनी, वहां से अप्रूवल मिलता है, फिर वो करेंसी नोट पर हम डिजाइन देखने को मिलती है। ध्यान रखिए जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, क्योंकि भारत सरकार के तहत अधीन काम करती है, वो 2 जगह है, नासिक और देवास में है। नासिक महाराष्ट्र, देवास एमपी के अंदर है। और 2 प्रेस ऐसी हैं जो कि मैसूर और सलबनी जो है हमारे पश्चिम बंगाल में, और मैसूर आप जानते हैं कर्नाटक में। ये दोनों आरबीआई के द्वारा ऑपरेट होती हैं। और किसके तहत काम करती है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, बीआरबीएनएमएल के अधीन काम करती है। कहां पर, मैसूर और सालबनी में। अच्छा, वीओ चिदम्बरम के एक वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, जो कि भारत का पहला ग्रीन फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट बना है भारत का, जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। वीओ चिदम्बरम पोर्ट, दो पोर्ट महत्वपूर्ण पोर्ट कौन से हैं, एन्नोर पोर्ट है, कामराजार पोर्ट और चेन्नई पोर्ट, तमिलनाडु के फेमस पोर्ट है। नेक्स्ट हम बात करें लद्दाख की। क्या हुआ, साइंटिस्ट ने लद्दाख को महत्वपूर्ण प्लेस मानते हुए यहाँ पर एक एनालॉग रिसर्च सेंटर डेवलप करने की बात की है, किस क्षेत्र में, मून यानी चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार की अवस्थितियां, जिस प्रकार की ज्योग्राफिकल अवस्थितियां हमें चंद्रमा और मंगल ग्रह पर देखने को मिलती है, सेम कंडीशन हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। हमारे आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं विद द लास्ट टॉपिक, बिम्स्टेक। देखिए बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसकी स्थापना होती है बैंकॉक डिक्लेरेशन से इन द ईयर 1997, और इसका हेडक्वार्टर ढाका के अंदर स्थित है। हाल ही में इसकी पहली बिजनेस समिट हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं इनमें ट्रेड को इंप्रूव करना। चलिए हमारा लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, बी कॉन्फिडेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।